गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल, आपके अपने यूट्यूब फैमिली में लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो आइए आज हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक यानी आज के हमारे टर्मिनोलॉजीज यानी शब्दावलियाँ जो हैं वो आज हम 3 शब्द टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कुल। तो पहला हमारा जो होगा वो होगा कंजोर्टियम, जिसे सिंडिकेट लैंडिंग भी कहा जाता है। सेकेंड हमारा होगा ब्रिज लोन, जिसे एडिशनल लोन या गैप फाइनेंसिंग लोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं थर्ड होगा हमारा इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट, जिसे दिवालियापन या दिवालिया भी कहा जाता है। अक्सर हमने इस टर्मिनोलॉजी को कई बार सुना है कि ये इंसॉल्वेंट या ये इंसॉल्वेंसी की कैटेगरी में आ गया है, जिसे कहते हैं ये दिवालिया हो गया है या ये दिवालियापन की कगार पर आ गया है। अक्सर हम सभी ने इस टर्म का जो है बहुत बार इस टर्म को बहुत बार सुना है। तो चलिए सीधे चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो है टर्मिनोलॉजी लेते हैं, कंजोर्टियम या सिंडिकेट लैंडिंग। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि कंजोर्टियम को जो है हिंदी में एक संघ भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो आइए कंजोर्टियम को डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी, व्हेन अ लोन अप्रूव्ड बाय मोर देन अ वन बैंक या वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंजोर्टियम या सिंडिकेट लैंडिंग जो है एक संघ होता है। मतलब जब एक लोन या एक ऋण एक से ज़्यादा या मतलब एक से ज़्यादा हों, दो हों या दो से ज़्यादा हों, कितने भी ज़्यादा हों उससे फ़र्क मैटर नहीं करता, वो सभी मिलकर किसी लोन या किसी ऋण को अप्रूव करते हैं तो उसे कंजोर्टियम या सिंडिकेट लैंडिंग कहा जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करें। ठीक है जी। मान लेते हैं कि किसी कॉरपोरेशन, किसी पर्सन को लोन चाहिए। ठीक है जी। तो वो लोन जो है किसी एक बैंक या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसी संस्था या कोई एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो कि लोन प्रोवाइड कराती है, वो अकेले ना देकर कई सारी जो है फाइनेंशियल कंपनीज मिलकर या बैंक मिलकर जो है उसे प्रोवाइड करा रहे हैं उस लोन को, तो वो कंजोर्टियम या सिंडिकेट लैंडिंग की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, कंजोर्टियम और सिंडिकेट लैंडिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है इसमें ज़रूर डिफरेंस है। वो क्या है कि कंजोर्टियम जो होता है वो मुख्यतः जो है यानी जो मेनली वो क्या करता है, वो किसी राष्ट्र की सीमा के अंदर ही इस तरह के जो है फाइनेंशियल लेन देन करता है मुख्यतः। और जो सिंडिकेट लैंडिंग है वो क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा इस तरह के जो है लोन प्रोवाइड कराता है और फाइनेंशियल लेन देन करता है। तो ये तो हो गया हमारा जो है कंजोर्टियम या सिंडिकेट लैंडिंग। अब हमारा सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी था वो क्या था, याद दिलाएंगे जरा? वो था ब्रिज लोन। ब्रिज लोन जिसे एडिशनल लोन के नाम से भी जाना जाता है और जिसे गैप फाइनेंसिंग लोन भी कहा जाता है। तो अब ये होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रिज लोन क्या होता है। चलिए इस तरह से समझने का प्रयत्न करें। मतलब किसी व्यक्ति पर कोई एक व्यक्ति है, वो पहले से ही किसी तरह का एक लोन या ऋण ले रखा है, उसने वो पहले ही ले रखा है। उसके बावजूद जब वो दूसरा लोन ले रहा है, एक लोन तो पहले से ही चल रहा है, उसके बाद वो मतलब जो लोन ले रखा है पहला वाला वो पूरा उससे कंप्लीट नहीं उसने कर पाया, उसकी देय पूरी नहीं कर पाया है, लेकिन उसके बाद भी वो दूसरा जो है लोन ले लेता है। ठीक है जी। तो इस लोन को ब्रिज लोन या एडिशनल लोन या गैप फाइनेंसिंग लोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये वैसे एक्चुअल में होता क्या है, लोन तो कई प्रकार के हमने सुने, आज हम ब्रिज लोन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो ब्रिज लोन होता है ना, वो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है।
मतलब एक बेहद कम अवधि के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। अब चाहे वो बैंक प्रोवाइड कराए या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराए, डजेंट मैटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर जो अवधि कम होती है ब्रिज लोन की जो अवधि लगभग 12 से 24 महीने के आसपास होती है, और फिर ये डिपेंड करता है उस संस्था के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि उसके अपने क्या रेगुलेशन या क्या रूल हैं, उस संस्था पर भी निर्भर करता है। और लेकिन मोस्टली जो है 12 से 24 महीने का ही जो ब्रिज लोन दिया जाता है, ठीक है जी। और संस्था चाहे तो अपना ऊपर नीचे कुछ इसमें जो है बदलाव भी थोड़ा कर सकती है। लेकिन एक बात और इसमें समझने वाली है कि क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि का लोन होता है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है यानी ब्याज दर है वो भाई साहब हाई होती है कंपैरिजन अदर लोन्स के, ठीक है जी। मतलब इसे हम ऐसे समझते हैं, उदाहरण इसमें भी एक उदाहरण देने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी को जो है आसानी से समझ में आ सके। मान लेते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है भाई साहब, न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है, मन बना लिया है एकदम खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न तो बहुत अच्छा आता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो हमने जो है ऑलरेडी एक लोन हम पर चल रहा था, तो हमने ब्रिज लोन सैंक्शन करा लिया या ले लिया, या फिर मान लीजिए हमने ब्रिज लोन ही ले लिया, सीधा यही मान लेते हैं, ब्रिज लोन ले लिया हमने सीधा, कि हमें पता है कि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम जो है एक छोटी अवधि में, एक कम ड्यूरेशन में बैंक या उस फाइनेंशियल कंपनी को उसका जो भी पैसा जो भी बन रहा है, अमाउंट बनेगा, उसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया, तो हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी हमने एक समय में खरीदी, मान लीजिए आज प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, 1.5 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल तक हम उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, और उससे जो मार्जिन आएगा, जो फ़ायदा आएगा, ठीक है जी, उसके लिए हमने इन्वेस्ट किया, बैंक से लोन लिया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया ना ये, ठीक है। तो अब वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपको लोन भी प्रोवाइड करा रही है, लेकिन लोन प्रोवाइड कराने से पहले जो प्रॉपर्टी आप जो है खरीदने जा रहे हैं, वहाँ उसकी जो है बैंक से कोई ना कोई आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू करंट में क्या है उसका इंस्पेक्शन करेगा। उसी के बेसिस पर जो प्रॉपर्टी होगी उसका 70 से 90% तक, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, 70 से 90% तक वो लोन अप्रूव कर सकती है, ठीक है जी। तो ये हो गया ब्रिज लोन या एडिशनल लोन या गैप फाइनेंसिंग लोन, जो एक शॉर्ट टर्म लोन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक हमारे भाई साहब और हैं, उन्होंने और ब्रिज लोन ले रखा है, एक पर्सनल लोन ले रखा था, और ब्रिज लोन जब कार खरीदी उन्होंने तो उस पर जो है अपना करा लिया। सुन रहे हैं, वो भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आज समझ में आ गया होगा ना कि जो सेकंड लोन लिया है उसे ब्रिज लोन कहते हैं। तभी उस पर इंटरेस्ट रेट हाई है। चलिए हम जो है तीसरे जो है अपने टर्मिनोलॉजी पर आ जाते हैं, जो होगा हमारा इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट को जो हिंदी में दिवालिया कहते हैं, इंसॉल्वेंसी को जो है दिवालियापन कहते हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि चलिए इसे डिफाइन करने का प्रयत्न करें, इंसॉल्वेंट को पहले डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अ पर्सन और अ कंपनी डजंट एबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ एक कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी जिसने ऋण लिया है, लोन लिया है, लेकिन अब वो उसे चुका पाने या उसे अदा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है, फिर उदाहरण पर भी आएंगे।
तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी इज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे हिज डेप्ट। मतलब इंसॉल्वेंसी जो है, दिवालियापन एक ऐसी स्टेज होती है कि जो है जहाँ किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन यानी या किसी संस्था के पास जो ऋण ले रखा है उसे वापस करने वो मैं जो है वो सक्षम नहीं होता। वो एक ऐसी स्टेज होती है, तो उसे इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, दिवालियापन कहा जाता है। तो ये तो जो है इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी में एक छोटा सा फर्क है, चीज़ एक ही है लेकिन वो एक स्टेज है इंसॉल्वेंसी। वो इंसॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर इंसान या कंपनी या किसी चीज़ को कहा जा सकता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इंसॉल्वेंसी के बारे में और जानें। इसमें क्या होता था अक्सर जो है एक 2016 में जो है सरकार, भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई जिसका नाम था IBC, शॉर्ट फुल फॉर्म इसकी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। 2016 में इसको लाया गया, एक कमेटी भी बनाई गई। ठीक है, उस कमेटी की सिफारिश पर कुछ बोर्ड का भी गठन हुआ। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इतना काफ़ी है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, वो आपके मतलब जानकारी होगी तो बहुत काम आएगी। तो आइए वापस टॉपिक पर। तो उस जो है बोर्ड बनाए गए। उस बोर्ड का नाम जो था NCLT और NCLAT। अब ये NCLT क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और वहीं NCLAT की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। इससे जो ये बोर्ड बनाए गए थे, इसको बनाया गया था 1 जून 2016 में। अच्छा, ये NCLT का काम क्या था? अब मेन मुद्दा तो ये है ना, इसीलिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि NCLT बोर्ड जो है, NCLAT और NCLT बनाए गए थे। तो इसमें NCLT की क्या भागीदारी, क्या पार्टिसिपेशन है? देखिए, सपोज जब कोई दिवालियापन की कगार पे आता है, कोई कंपनी मान लीजिए आ गई दिवालियापन की कगार पर, एक बहुत बढ़िया कंपनी चल रही थी, ठीक है, दिवालियापन की कगार पर आ गई, तो ऐसे ही दिवालिया थोड़ी घोषित कर देंगे उसको कि कर दिया। ठीक है, उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए इंसॉल्वेंसी कब आती है? जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की जो लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाए, एसेट कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी के आसार बढ़ जाते हैं। अब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो क्या करती है, जब ऐसी सिचुएशंस कहीं आती हैं, ठीक है जी, जब देय ज़्यादा है कंपनी पर और उसकी संपत्ति कम हो गई, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में वो जो कंपनी होगी उसके मैनेजिंग बोर्ड से या मैनेजमेंट बोर्ड से बात करेगी जाके। ऐसे नहीं करते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड से बात करेगी और उसे बताएगी कि इस तरह की परिस्थिति है, अब बताइए। ठीक है, अगर NCLT और मैनेजमेंट बोर्ड जो है दोनों, मतलब मैनेजमेंट बोर्ड भी मान जा रहा है कि हाँ वो सहमत है कि आप हमें दिवालिया घोषित कर दीजिए, ठीक, तब वो जो है इस प्रक्रिया को शुरू करती है दिवालिया घोषित करने की। ठीक, अब जो दिवालिया घोषित करने की, जब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उस कंपनी, जो भी वो कंपनी चल रही होगी, फर्म चल रही होगी, उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाता है। सरकार के द्वारा नहीं, किसी बैंक के द्वारा कर लिया जाता है, जिससे खासतौर से लोन ले रखा था उसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, और किसी अदर जो है कंपनी या किसी संस्था को वो बेच दिया जाता है, और अपना जो भी लेन देन था, ठीक है, जो भी रिकवरी थी उसे रिकवर कर लेता है। तो भाई साहब ये तो इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की होती है। अच्छा, एक शब्द और था
जब मैंने आईबीसी के बारे में बताया जो कि 2016 में लाया गया था, तो आईबीसी की जैसे फुल फॉर्म बताई कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो एक अभी अभी मेरे जहन में आया कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। क्वेश्चन तो बनता है ना कि दिवालियापन में जो इंसॉल्वेंसी जिसे कहते हैं और बैंकरप्सी में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आइए थोड़ा सा एक नज़र इस पर भी डाल लें। देखिए, इंसॉल्वेंसी जो है वो एक स्टेज है, जैसा कि मैं पहले बता चुका कि वो एक स्टेज है जहां किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी संस्था के पास उतनी संपत्ति नहीं है जितनी कि उसके ऊपर अब लाइबिलिटीज हो चुकी हैं, जितना कि उसके ऊपर देय हो चुका है। तो उस स्टेज को तो जो है हमने जैसा कि पहले जाना इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये बन गया कि बैंकरप्सी क्या होता है। कहते हैं ना कि ये बैंकरप्ट हो गया यार, ऐसा कई बार हमने सुना है कि क्या है ये बैंकरप्ट है। तो बैंकरप्ट क्या होता है और इसका जो है जो क्राइटेरिया है क्या माना जाएगा, मैं उसको भी जो है बताता हूँ। जो बैंकरप्सी जो है, तो बैंकरप्ट या बैंकरप्सी तभी लागू होगा या किसी को बैंकरप्ट तभी बताया जाएगा जब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो न्यायालय ये कह देगा कि ये अब लोन पे करने की स्थिति में नहीं है, जो न्यायालय इसको बैंकरप्ट घोषित करता है, तो वो बैंकरप्सी या बैंकरप्ट होता है। ठीक है, इसमें कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो जिसने लोन प्रोवाइड कराया है, जिस फर्म ने, कंपनी ने, बैंक ने, तो उसके अधिकारों को भी तो सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा भाई, उसका क्यों नुकसान कराओ। हाँ, ठीक है। तो वो फिर जो है उसमें अपनी ऑर्डर पास करता है कि हाँ भाई साहब ये बैंकरप्ट हो चुका है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप जो है अपने अधिकार में ले लो और नीलाम कर दो और जितना अपना रिकवर कर सको कर लो। ये बैंकरप्सी के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो है इसका जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर एक बेहद नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बेहद नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई व्यक्ति, ऐसे अभी हाल फिलहाल में कई व्यक्ति जो है आपने भी सुना है उनके बारे में, लेके भाग गए 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, कोई कितना लेके भाग गए। अभी हाल फिलहाल में शायद 23 या 27,000 करोड़ का एक घोटाला सामने आया था। आपने भी सुना इस बारे में। तब ये लेके भाग जाते हैं ना, तो जो नुकसान होता है बैंक का, तो उसकी पूर्ति कौन करता है, ये भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि इस कैटेगरी को जो पैसा डूब गया बैंक का, जो दे नहीं पा रहा है, ठीक है, लेके भाग गया, उसे एनपीए कहा जाता है। एक कैटेगरी होती है, टर्म होता है एनपीए, उसे एनपीए की संज्ञा में या श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसकी एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब एक ऐसी संपत्ति जिससे अब जिसने लोन प्रोवाइड कराया है उसे न तो वो वापस मिलेगी, मार्जिन तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, जो प्रिंसिपल है वही वापस नहीं मिलेगा, उसे एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एनपीए के लिए, क्योंकि बहुत सारा एनपीए हमारे देश पे, हमारे देश की बैंकों पर हो चुका है, तो एनपीए के लिए इससे क्या होता था अभी तक, तो मतलब मैं बता देता हूँ पहले। एनपीए के लिए जो है हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले एक बैड बैंक के नाम से जो है बनाया गया, बैड बैंक बनाया गया, जिसे बैड बैंक कहते हैं। उसमें सारे एनपीओ को उसी में डाला जाता है, वो रिकवर कर पाए तो ठीक, नहीं तो मतलब जो भी व्यवस्था बना पाए। अब आखिर बैड बैंक क्यों बनाया, इससे क्या होता था, एनपीए की वजह से जो बैंक्स थे ना, उनकी जो एनुअल बैलेंस शीट थी ना, उसे बनाने में उन्हें बड़ी समस्या आती थी। उनका जो
बैलेंस शीट मतलब उनका बाकी चीज़ें खराब होती थी, उनका प्रदर्शन वगैरह सब उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। इस वजह से बैड बैंक भी बनाया गया। हम वापस आ जाते हैं कि इससे हमारे देश को क्या आर्थिक नुकसान है। भैया बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। बैंक का ही नुकसान नहीं है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है भैया, उससे लेके भाग गया हज़ारों करोड़ों रुपया। अब उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति जो है सरकार ही करेगी उस बैंक को, ठीक है। जब सरकार बैंक को जो है बैंक के उतना बड़ा पैसा बैंक को पूर्ति करेगी, उसको देगी, तो इसमें जो है हम सभी का अपना भी तो नुकसान है। अपनी सरकार का तो हमारी जो हमारे देश का तो है ही साथ में, क्योंकि देश का नुकसान तो हमारा नुकसान है, ठीक है। तो ये सब जो है आज मैंने बताने की आप सभी को कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आप सभी को जो है ये मैंने बड़े सरलता और सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अपने YouTube चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन भी तो कर दें अब अपने YouTube चैनल का। अपने YouTube चैनल को आइए हम मिलकर आगे बढ़ाते हैं, एक YouTube परिवार, एक अपनी YouTube फैमिली बनाते हैं, ठीक है। इसे ग्रो करते हैं, जिसमें मुझे आप सभी का आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाता हूँ, तो कंटेंट बनाने में भी एक लंबा उसमें समय लगता है, ताकि एक अच्छी जो है वीडियो बना सकूं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, और बेहद कोशिश करता हूं कि बेहद सरल और सहज शब्दों में मतलब आप तक पहुंचा सकूं, जिससे किसी को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो फिर आइए हम सभी मिलकर अपने YouTube फैमिली को और बढ़ाएं, इसको एक्सपेंड करें। देन थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट। थैंक यू।